अतीब साहब, जो अफ़गान सरजमीन के ऊपर टीटीपी है वो मुसल्ला भी है, उसके पास कहीं ना कहीं से फंडिंग भी आ रही है। और मुझे तो लगता यह है कि वो एक आंख बंद करके अफ़गान हुकूमत जो है ना उसको इजाज़त दे देती है कि ठीक है जो कर रहे हो करते जाओ, या उनके कंट्रोल में नहीं है या उनकी एक रजामंदी उसके अंदर शामिल है। तो ये सूरत हाल आपको लगता है कि इस एग्रीमेंट से बदल जाएगी? मेरे सीरियस डाउट्स हैं इसके ऊपर। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम, यानी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपके तवसत से नाज़रीन को भी सलाम। बेसिकली अपना नदीम बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये जो टीटीपी है और बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं अफ़गानिस्तान में, तकरीबन इस वक्त 20 से 22 तंजीमें हैं। दुनिया जहान के तमाम ग्रुप की नुमाइंदगी मौजूद है। ठीक है, एक तो ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। दूसरा, एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, वैगनर ग्रुप जैसा कॉन्सेप्ट है, ब्लैक वाटर जैसा कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से मेरी नज़र में और मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये जितने भी वहाँ पे दहशतगर्द ग्रुप है, इट्स इज़ नथिंग बट अ बिजनेस। ये कॉपरेशंस हैं बेसिकली, दे जस्ट लाइक द वैगनर ग्रुप, दे जस्ट लाइक मे बी द ब्लैक वाटर। और इनको फंडिंग मिलती है, इनको ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं और वो उन ऑब्जेक्टिव्स को उनको डिलीवर करना है। इनकी इकॉनमी चलती है उसी पे, इनकी इकॉनमी चलती है टेररिज्म पे। पहले आपको अंदाज़ा है 9/11 से पहले अफगानिस्तान वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद से उनकी प्रोडक्शन कम हुई है, इनकम कम नहीं हुई है। उस वक़्त तकरीबन $100 पर केजी ओपियम इंटरनेशनल मार्केट में वो फ़रोख्त कर रहे थे। आज हो सकता है 70% कम उनकी वो क्या पैदावार हो गई हो, लेकिन आज वो $700 पर केजी फ़रोख्त कर रहे हैं। अभी भी मेन सोर्स उनका वन ऑफ द सोर्सेज इज ओपियम, द सेकंड बिजनेस इज टेररिज्म। हाइड गन्स है, पैसे दें और जो भी करवा लें। सो द बेसिक थिंग इज के बाकी हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी कोशिशें, उनकी ख्वाहिश है, बड़ी तारीफ़ भी करने की ज़रूरत है कि इतनी अपना कतर ने, तुर्किया ने, वर्ल्ड ने इनको समझाने की कोशिश की। हमने तो जो कुछ करना चाहा समझाने के लिहाज से वो किया, लेकिन अगर आपने, अब इनको तो हम दुश्मन भी नहीं कह सकते ना। अफ़गान भाइयों को अगर आपने लेके आना है नेगोशिएटिंग टेबल पे, तो यू हैव टू ब्रिंग इट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जो हमेशा कोई ना कोई जंग होती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब आप उसको घुटने उनको टेकने पे मजबूर करते हैं तो वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाते हैं। एयर मार्शल साहब, जो अफ़गान हमारे भाई हैं जी, हमारा उनसे बहुत ताल्लुक वास्ता है, नेबर है हमारे, लेकिन 47 से लेकर 14 अगस्त 1947 से शुरू करके आज तक कभी वो हमारे दोस्त रहे नहीं है। तो पाकिस्तान की रुकनियत की मुखालफत उन्होंने की, खाद यहाँ जो धमाके करती थी वो आपके सामने है, जो कुछ ये गनी साहब, अशरफ गनी साहब की वो कर रही थी, कारज़ई साहब जो कुछ कर रही थी, सब कुछ हमारे सामने है। तो वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। कमिंग नाउ टू द सीज फायर, अब ख्वाहिश मेरी भी है, आपकी भी है, सबकी ख्वाहिश है कि ये सीज फायर होल्ड करे। एंड दे आर एक कॉन्क्रीट मैकेनिज्म जिनकी इन्होंने बात की, मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन की, वो अब डिफाइन होगा इन दी 25 अक्टूबर मीटिंग, जब इस्तांबुल में इकट्ठे होंगे कि इसको मॉनिटर, वेरीफाई और इंश्योर कैसे किया जाए। द इशू इज, वो कहते हैं ना कि फॉलो द मनी एंड इट विल लीड यू टू द ट्रुथ। बेसिकली द मनी इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। अगर आपने नेगोशिएट करना है किसी के साथ या किसी ने नेगोशिएट करना है, तो दैट हैज टू बी डन विद इंडिया। इंडिया इज नॉट गोइंग टू स्टॉप फंडिंग। इंडिया इज गोइंग टू कंटिन्यू फंडिंग टू दीज, नॉट टू द अफगान तालिबान में बी, but there are other groups. There are 22 groups jinko they can continuously fund, and there are others also. Those who want to see Pakistan remaining destabilized, they continuously will fund these people. If you cannot stop this funding, फिर ये keeping these ceasefires intact is going to be बहुत challenging होगा। ये मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। आपने भी, आपका भी यही एनालिसिस है, मेरा भी ये एनालिसिस है। अल्लाह करे या अपना गवर्नमेंट जो है वो कोई ना कोई मैकेनिज्म जो है, इट्स द मैकेनिज्म दैट इज गोइंग टू इंश्योर कि ये जनाब ये उनकी फाइनेंसिंग रुके। फाइनेंसिंग नहीं रुकेगी सर, इंडिया क्यों रोकेगा? अगर नहीं रुकती तो नहीं रुकेगी, देन वी आर नॉट टॉकिंग टू द कैनेडियन सॉइल के ऊपर असैसिनेशन कर सकते हैं, जो आपकी दुबई में बैठ के और लंदन में बैठ के पाकिस्तान में असैसिनेशन करवा सकते हैं, तो उनको टीटीपी या दाइश को या वो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को पैसे देते हुए तकलीफ होगी? वो देंगे पैसे। फंडिंग जो है, जब तक फंडिंग नहीं रुकती, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस। बैरिस्टर उमैर नईम साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। सर, अफ़गान सरजमीन क्या पाकिस्तान के ऊपर हमलों के लिए जो इस्तेमाल हो रही है उसको मौसर तरीके से रोका जा सकता है?
इसके लिए तो देखें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे एयर मार्शल साहब ने बात की। देखिए सबसे पहले तो सवाल बनता है कि 700 बिलियन डॉलर का असला वहाँ कौन छोड़ के गया था और किस वजह से छोड़ के गया। फिर हम बात करते हैं जी उनकी इकोनॉमी टेररिज्म पे थ्राइव करती है, तो क्या बाकी वेस्टर्न ममालिक यूएस की इकोनॉमी वॉर पे नहीं थ्राइव करती? वो असला बेच के नहीं अपनी मईशतों को तवान मजबूत करते और इंगेजमेंट मुख्तलिफ तरह की बनाते? अगर आज यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट लगा हुआ है तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसका हो रहा है? फिर दोहा में जो टॉक्स होती हैं, दोहा में यूक्रेन की जंग ने तो पूरे यूरोप को बिठा दिया, सारों को बिठा दिया, पता नहीं फायदा उससे कौन उठा रहा है। पैसा किसी का तो बन रहा है, असला कोई तो बेच रहा है ना। जिसके बैंक अकाउंट्स बढ़ रहे हैं वो तो खुश हैं, तो उन्हें शूट करेगा। इसी तरह दोहा में बैठ के यूनिलैटरली अफगान के साथ मुआहदा हो जाता है, तालिबान को बिठा दिया जाता है। क्या उस वक्त नेबर्स को ऑन बोर्ड लिया गया? खुद वहाँ तय कर लिया गया कि अफ़गानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल नहीं होगी टेररिज्म के लिए, तो आज वो गारंटीज़ किधर गई? क्या FATF के कवानीन हमारे लिए हैं? खाली हमारे लिए हों, हमारे लिए जमात-उद-दावा ये वो सब के इर्द गिर्द आप एक्शन करा लें? क्या इंडिया के अगेंस्ट वो FATF के कवानीन नहीं अप्लाई करते? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी तरफ अभी आपने इशारा किया। FATF के ऊपर यहाँ पे इतनी पाबंदी थी कि वो जो एक्चुअल उनका रिलीफ का वर्क था ना, वो दाइश वालों का, वो कुछ और नाम से वो था रिलीफ का वर्क, उसको भी हमने बंद करवा दिया, बंद करा दिया। तो ये नहीं चलेगा, फलाई इंसानियत या पता नहीं किस नाम से वो करते थे। लेकिन इंडिया के ऊपर इसका इतलाक क्यों नहीं है? तो अब ये जो कुछ TTP दाइश वाले ये जो धमाके कर रहे हैं उसका पैसा भी आता है, असला भी आता है। जो उन्होंने कैनेडियन सॉइल के ऊपर की असैसिनेशन एक सिख लीडर की, अमेरिका में अटैम्प्ट की, पाकिस्तानी सरजमीन पे उन्होंने असैसिनेशन की, वहाँ पे FATF को नज़र नहीं आ रहा कि क्या कनेक्शन? हमारे अंदर इवन जेलों के अंदर उन्होंने लोग मरवाए हैं, तो मतलब खुद देख लें कि किस हद तक डीप रूटेड। और ये सारी देखें, अब बात है कि इसको पूरे को जब तक हम नहीं काउंटर करेंगे, हम खाली कहें कि यूनिलैटरली हम लड़ते रहें, हम अफगानिस्तान के साथ इंगेज हो जाएं, हमारे लिए नुकसानदेह होगा। हमारी इंगेजमेंट हमें पता है हमारा दुश्मन कौन है, तो अफगानिस्तान से लड़ने का किसको शौक है? लेकिन आपकी सरजमीन पे अगर खून रेजी होगी तो आपको तो रोकनी है। नहीं, बिल्कुल रोकनी है, मगर देखें अल्टीमेट बंदे के पीछे तो जाए ना, जो पीछे खड़ा है। जब तक पीछे जो बंदा खड़ा है, जो पर्दे के पीछे, उसे आप बेनकाब नहीं करेंगे तो हम अपना खून ज़ाया ही करते रहेंगे। बात है हम एक और दुश्मन में इजाफा करें, हम बिल्कुल अपना कॉन्क्रीट जवाब दें जिस तरह अभी दिया गया जवाब। मगर अल्टीमेटली अगर पीस ने प्रिवेल करना है, वो तब प्रिवेल करेगा जब इंडिया और आप बराबरी के टर्म्स पे बैठेंगे। ये नहीं होगा कि इंडिया का नैरेटिव दुनिया माने, इंडिया हमें कश्मीर के नाम पे ब्लैकमेल भी करे। आप कहें कि बाहर सारी ज़िंदगी उन्हें क्या रट लगाई कि जी जिहाद को फाइनेंस कर रहे हैं, जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करा रहे हैं। असली नुकसान टेररिज्म का किसका हुआ है? पाकिस्तान का हुआ है। 70,000 से ज़्यादा जाने किसने दी हैं? पाकिस्तान ने दी है। तो ये चीज़ उजागर करने की ज़रूरत है। बिलाल साहब, कैसे इंश्योर करेंगे कि बॉर्डर को आपको सही फुल प्रूफ किस्म की सिक्योरिटी दे सकें? ये क्रॉस बॉर्डर जब तक आप रोकेंगे नहीं, और आपका बहुत लंबा बॉर्डर है, कुछ 2400-2500 किलोमीटर, लेकिन आपको इंश्योर करना है, ये चीज़ नहीं करेंगे ना तो ये जो पाकिस्तानी ज़मीन के ऊपर कोई यंग कैप्टन है, फौज का मेजर है, कर्नल है, हर रोज़ हम खबरें पढ़ रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है किसी दुनिया के मुल्क के लिए, हमारे लिए बिल्कुल भी। नदीम साहब, ये देखिए, ये तो सिलसिला, हम इसमें कोई शक नहीं है कि एक एक शहादत पर भारी है जी। अब बाज़ वाक़यात में 11 हमारे फौजी जवान इकट्ठे शहीद हुए। नहीं, और एक एक शहादत, एक एक जवान, एक एक सिपाही, एक एक लांस नाइक, एक एक लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर हम देखते हैं जी, और दिल खून के आंसू होता है। और फिर आप देखते हैं जो ईमान और प्यार उन शहदा की वालिदैन का इस मुल्क के साथ, आप बार बार देखते हैं एक तकवा, एक ईमान आप देखते हैं कि किस तरह वो उनके माथे पे बल नहीं होता जब वज़ीर आज़म जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम इन सारी बहसों में, बातों में, पॉलिसी मेकिंग में इस बोझ को, इस कुर्बानी को मद्देनज़र रखें। और यकीनन नदीम साहब, ये कुर्बानियाँ इसलिए दी जा रही हैं ताकि जंग हम जीते हैं। बिलाल साहब, उनके जज्बे में और उनकी कुर्बानी में तो कमी कोई नहीं है, उनको सलाम है सारों को, क्योंकि वो सारे बॉर्डर पे खड़े इसलिए हैं। वो किसी को जान का खतरा होना तो बॉर्डर पे जाके वो खड़ा नहीं होता सीना तान के। लेकिन अब ये ड्यूटी तो रियासत की है ना कि इंश्योर करे कि वो बॉर्डर पार से दहशतगर्दी ना। मैं आपसे इत्तफाक कर रहा हूँ, तो कैसे इंश्योर करेंगे कि बॉर्डर सिक्योरिटी इंश्योर करें, फुल प्रूफ हो जाए? नहीं, देखिए, ऑप्शंस क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी इज वन एलिमेंट, लेकिन ना बात ये है, अब इस दफ़ा क्यों अफगानिस्तान में हमें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ा? बिकॉज ये नहीं हो सकता कि बॉर्डर पार ये बार बार एक स्ट्रीम आती रहे
और हम यहाँ पे बैठ के बॉर्डर को रोकते रहें और मुल्क के अंदर जो आ जाए उसके ऊपर हमला करते रहें या उस पर उसके हमले के हम निशाना बनते रहें। इसीलिए इस सिलसिले को तोड़ने के लिए ये जवाब दिया गया था और इंशाल्लाह देखिए आगे भी हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने दफा के लिए किसी हद तक जाएंगे। मगर मैं फ्रेंकली जो भी यहाँ पे बात हुई, सर ने बात की, नियाजी साहब ने बात की, मैं देखिए यकीनन ये मल्टी प्रॉन्ग जंग है और इसके अंदर मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो आई थिंक हमारी जो अब एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग है, सफारती जो हमारी स्टैंडिंग है, उसने हमें एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दी है। आई थिंक भारत इससे ज़्यादा पहले कभी ग्लोबली इतना आइसोलेटेड नहीं हुआ और हम इतना कभी भी कमिटी ऑफ नेशंस में वो हमारा मकाम मुझे नहीं याद पड़ता दहाइयों में पिछली जो आज है। तो हमें इसको इस जंग के लिए भी कैपिटलाइज करना है। मेरे ख्याल से इसमें कतर और टर्की जो अब किरदार अदा कर रहे हैं वो मौसर होगा। सऊदीज़ को भी साथ इंगेज करना जी, सऊदीज़ का बहुत इन्फ्लुएंस है काबुल के और सऊदी अरेबिया भी है और दीगर और ममालिक है। तो आई थिंक लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन टर्की। मगर हमें बिल्कुल जी अपनी सरजमीन पर भी हम ये जंग जारी रखेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ। फिर से अगर वहाँ पर अगर ये सिलसिला ना रुका तो वो तो एक ऑप्शन मौजूद है। मगर हमने और यकीनन उसमें टेरर फाइनेंसिंग का, चाहे वो FATF का जिक्र हुआ, मैं बिल्कुल ये बात है, हमें हर फोरम पर इंटरनेशनली अपने रीजनल ब्रदर ममालिक के साथ हमें मिलिट्री ऑप्शंस जो हमारे पास मौजूद हैं, हमें हर लीवर को इन पैरेलल इस्तेमाल करना होगा ताकि हम ये जंग जीतें और इसका एक मुस्तकिल हल निकालें। ये सिलसिला इस तरह नहीं चल सकता। यही आपने एक अज़म देखा है अब भी हुकूमत का, रियासत का, हमारी अफवाज का। इसीलिए आपने इस दफ़ा इस तरह का मुंह तोड़ जवाब देखा जिसके नतीजे में दूसरे बॉर्डर पार एक दरख्वास्त की गई सीज़ फायर की और इस तरह यही दिखाने के लिए कि जिस तरह ईस्टर्न बॉर्डर पे हम डिसाइसिव एक्शन लेने के तैयार हैं जब हम पर जंग मुसल्लत होती है, हम इसी तरह इस एंड पे भी तैयार हैं। मगर हम अमन चाहते हैं, मुस्तकिल अमन चाहते हैं और जिम्मेदार है खाम रियासत हैं। तो अगर एक मैकेनिज्म बनता है, बेहतर तरीक़ेकार सस्टेनेबल निकलता है, बेहतर है। मगर हम हर सूरत अपने दफा के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। जी मास्टर सर, जो बाज़ वाक़यात जैसे अभी मिडल ईस्ट में इसराइल ने हमास की पूरी क़यादत जो थी पेनिट्रेट किया उसने उन ग्रुप्स के अंदर, हिजबुल्लाह की पूरी क़यादत, इवन ईरानियन अटैक के अंदर उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट तक की मूवमेंट उन्होंने ट्रैक की। तो यहाँ आपकी इंटेलिजेंस का बड़ा रोल है कि TTP की जो टॉप टियर है तो उसको आप पेनिट्रेट करके उसको आपको रोकना पड़ेगा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा और कोई तरीकाकार नहीं, इन ग्रुप्स को वीक करना पड़ेगा। आई टोटली एग्री विद यू। अभी हमने एक्चुअली शायद हमें कुछ सीखना भी पड़ेगा। ये जो मुसाद हैं, दे स्पेशलाइज in espionage, in sabotage, subversion, in penetration. के पेजेस और मोबाइल और उनकी वॉकी टाकीज के अंदर उन्होंने डाल के तो 2 साल काम किया। जी, वो स्पेशलाइज करते हैं और अनफॉर्चुनेटली मुसाद और रॉ का एक गठजोड़ है। जो चीज़ मुसाद करती है वो उनको सिखाती है रॉ को। वॉटेवर इज, वो जो भी कुछ करते रहें वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि रॉ भी उसकी कोशिश करेगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज़ हैं दे शुड बी अहेड ऑफ ऑल दैट एंड वो हैं उनको सब पता है। अभी भी आपको पता है अफगानिस्तान को कितने अरसे से वो बता रहे हैं कि जी ये ग्रुप यहाँ से ये कर रहे हैं, वहाँ से ये कर रहे हैं, वहाँ से वो हो रहा है। हर चीज़ बता के जब तंग आए हैं तो फाइनली, जिस तरह बिलाल साहब ने कहा, फाइनली फिर दिस ऑपरेशन। सर, इस काइनेटिक से पहले आपकी इंटेलिजेंस की पेनिट्रेशन ग्रुप्स के अंदर वो कोशिश पूरी हुई, टेक आउट देयर लीडर्स, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। वो कोशिश पूरी हो रही है, बट उनका जो तरीका इट्स गुरिल्ला वो टेक्निक्स में वो बिलीव करते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर में बिलीव करते हैं। मैंने वैगनर ग्रुप का आपको मिसाल दिया, बिल्कुल सही मिसाल दिया, ब्लैक वाटर का मिसाल दिया। देयर ऑल कॉर्पोरेशंस। एक चीज़ याद रखें नदीम, इस वक्त जो गुर्बत है अफ़गानिस्तान में वो तकरीबन 73 to 83% के करीब है। जो लिटरेसी है वो तकरीबन 37% है। रूरल आबादी वहाँ की 73 to 75, अर्बन आबादी इस 25%। कहने का मतलब ये कि गुर्बत भी इंतहा की है, जहालत भी इंतहा की है। ये दोनों बड़ी कॉम्बिनेशन बड़ी डेडली और डेंजरस होती है। गुर्बत मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सप्लॉयटेबिलिटी, वो रिसाइकल करने की उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या कैपेबिलिटी है। 1000 मर जाएं, 1000 और रिक्रूट हो जाएंगे, बिकॉज पैसे की तो कमी नहीं है, पैसा तो आ रहा है। जहालत उनको समझ ही नहीं कुछ आता।
जिनको उनको ना समझ है, ना सोच सकते हैं, ना समझ सकते हैं, जिस रास्ते पे आपने उनको डाल दिया वो चल पड़े। इस वक्त भी ये क्या कहते हैं, अभी बड़ी कामयाब ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन इस वक्त भी जो लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, टेररिस्ट, जो उनके स्लीपर सेल्स जो पेनिट्रेट किए हुए हैं हमारी अपना क्या कहते हैं सोसाइटी के अंदर थ्रू द वेरियस, अभी अब बिलाल साहब ने, अभी गवर्नमेंट ने कहा कि इनको फौरी तौर पे जितने भी इलीगल अफगान हैं इनको तो निकाला जाए फौरी तौर पे। 65,000 के करीब हैं जो सिर्फ अक्टूबर के महीने में जिनको वापस भेजा जिनको भेजने 1.7 मिलियन का फिगर है इलीगल अफगान जो अभी तक हैं यहाँ पर, जो अभी तक है यहाँ पे, उनको निकालना फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ओवर द डेकेड्स ये बस होने दिया गया है। यानी सेकंड और थर्ड जनरेशन अफगान्स आपके मौजूद हैं यहाँ पे। अब उनको किस तरीके से अपना इंटीग्रेट करना है या उनको वापस भेजना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर द गवर्नमेंट।